ये वाली बिट अभी हमने कर ली है, अब हम करेंगे ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जानकारी देने या लेने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। यानी इंफॉर्मेशन देना और लेना, जब हम किसी को इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं और उससे लेते हैं बच्चों, हम जो कुछ सोचते या महसूस करते हैं उसे अभिव्यक्त करने या बताने के कई ढंग होते हैं। यानी जो भी हम अगर इंफॉर्मेशन या कुछ सोचते हैं या महसूस करते हैं, यानी जब हम फील करते हैं, तो उसे व्यक्त करना यानी उसे एक्सप्रेस करना जो है, उसके अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग ढंग होते हैं। ठीक है, बॉक्स में ऐसे कुछ साधन दिए गए हैं, उनका वर्गीकरण करके नीचे दी गई तालिका में लिखो। यानी यहाँ पर उन्होंने कुछ हमें क्या दिए हैं, यहाँ देखो, जानकारी देने और लेने दोनों के तरीके दे रखे हैं। ठीक है, तो इन्हें हमें अलग अलग करना है। यानी जानकारी और भावनाएं, यानी इंफॉर्मेशन, कहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जा रही है और कहाँ पर फीलिंग एक्सप्रेस की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ऊपर लिखी चीजें एक तरफा भी हो सकती है। एक तरफा मतलब सिर्फ एक साइड से, ठीक है, और दो तरफा भी हो सकती है। दो तरफा यानी दोनों साइड से। एक तरफा देखो, अगर मैंने आपको कोई जानकारी दी, अब उससे रिलेटेड आपको भी मुझे कुछ जानकारी देनी है, तो दो तरफा होगी। ठीक है, अगर मैंने आपको कोई मैसेज पास ऑन किया और आपको सिर्फ उस चीज की इंफॉर्मेशन मिली, मगर आपको कुछ मुझे नहीं बताना पड़ा उस चीज के बारे में, तो जानकारी क्या हुई, एक तरफा। ठीक है, तो जिन चीजों के जरिए एक तरफा संप्रेषण, जिसे बोलते हैं संप्रेषण, ठीक है, होता है, उनके आगे अगर एक तरफा जानकारी है तो उनके आगे ऐसा एरो, सिंगल एरो एरो लगाइए, का निशान लगाइए। और दो तरफा अगर जानकारी दोनों साइड से हुई है, मतलब मैंने आपको दी, फिर आपने भी मुझे कुछ उसके बारे में बताया, तो दो तरफा दी। ठीक है, तो अगर दो तरफा है तो इस तरीके का एरो का निशान लगाइए। ठीक है, तो चलिए ये वाली बिट करते हैं। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, संदेश, तो संदेश, अभिनय, रेडियो, नृत्य के हाव भाव, फोन, विज्ञापन, नोटिस, संकेत भाषा, चित्र, मोबाइल, टीवी, मोबाइल संदेश, फैक्स, इंटरनेट, तार, इश्तहार। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सबको अलग अलग करके लिख दिया, वहां पे दे रखे थे। अब ये देखिए यहाँ पे, अगर संदेश है तो वो क्या होगी, जानकारी दी गई होगी, है ना। अगर अभिनय कर रहा है कोई, अभिनय यानी एक्ट कर रहा है, तो भी क्या है, वो एक तरफा ही होगा ना, वो हमें सिर्फ क्या कर रहा है, मैसेज दे रहा है अभिनय के माध्यम से। ठीक है, रेडियो, जो अगर हम रेडियो सुन रहे हैं तो वो इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, हम ले रहे हैं, लेकिन हम उसको फिर दोबारा वापस नहीं दे रहे ना, तो क्या होगा, रेडियो क्या है, जानकारी। ठीक है, देन नृत्य के हाव भाव, जब हम डांस करते हैं तो दूसरा हमारा एक्सप्रेशंस देखता है। ठीक है, नेक्स्ट है फोन, तो फोन जो है वो क्या होगा, एक तरफा होगा, या फोन अगर हम किसी को फोन करते हैं तब ये होगा हमारा, क्या होगा, भावनाओं में होगा, क्योंकि हम ये भी भावनाओं में ही होगा वैसे तो, क्योंकि हम फोन से बातें कर रहे हैं और हमारे जो भी बातें इधर जा रही है और आ भी रही है। ठीक है, तो जानकारी भी हो सकती है, दोनों तरफ हो सकती है। देन विज्ञापन, नोटिस, संकेत भाषा, यानी सिर्फ एक्सप्रेस करके दिखाना। देन चित्र, चित्र से भी सिर्फ जानकारी ही मिलेगी। मोबाइल से बातें होंगी, टीवी से, तो ये सब चीजें यहाँ पे देखिए, मोबाइल संदेश, फैक्स, इंटरनेट, तार, इश्तहार, इश्तहार यानी कोई भी एडवर्टाइजमेंट छपवाना, पब्लिश करवाना। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं, अब आप सोचिएगा और यहाँ पे वो एरो का निशान लगाइएगा कि
यहाँ पे एक तरफा हो रहा है या दो तरफा, यानी जो मैंने अभी आपको समझाया, एक एरो आएगा कि दो एरो आएगा, वो आप सोचिए। ठीक है, तो चलिए अब नीचे इसी में ही है तुम्हारी डायरी, यानी इस कहानी में हमें डायरी के बारे में बताया गया। डायरी एक जैसे किसी किसी को आदत होती है कि अपनी जो भी दिनचर्या है उसे रात को लिखना, तो वो डायरी एक बहुत ही अच्छी आदत है, क्योंकि उससे क्या है, हमारा जो डेली रूटीन है वो हमारा सही रहता है और एक अच्छी आदत। तो यहाँ पे दिया गया है कि तुम्हारी डायरी, डायरी लिखना एक निजी काम या शौक है, क्योंकि वो एक पर्सनल है और एक शौक भी होता है, लोगों को अच्छा लगता है। तुम अपनी डायरी किसी और को पढ़ने को देते हो या नहीं? ठीक है, अगर आप डायरी लिखते हो तो अपनी डायरी किसी से शेयर करते हो? ये यह तुम्हारी मर्जी है। हाँ, क्योंकि ये हमारी अपनी डायरी है, हमारी निजी है, तो हमारी मर्जी है कि हम शेयर करें या ना करें। ठीक है, कई व्यक्तियों ने अपनी डायरियां छपवाई भी है, यानी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी पर्सनल डायरीज जो है उसको पब्लिश करवाया, ताकि अन्य लोग उन्हें पढ़ सकें। यानी हो सकता है उनकी डायरी में कुछ अच्छी चीजें थी ताकि लोग उन्हें पढ़ सके और उनसे कुछ सीख सके। ऐसी कोई डायरी खोज कर पढ़ो और उनका कोई अंश कक्षा में सुनाओ, यानी किसी की डायरी जो पब्लिश हुई हो और वो कुछ उसमें नया हो, तो वो चीज आप पता करो और पता करके आपको क्या करना है, उसके कुछ अंश मतलब कुछ पार्ट उसमें से कक्षा में प्रस्तुत कर सकते हो, आप अपने कक्षा में शेयर कर सकते हो। तो पुस्तकालय या इंटरनेट की डायरी प्राप्त कर कक्षा में सुना सकते हो आप लोग। ठीक है, क्योंकि ये चीज आपको खुद करनी है। नेक्स्ट है, उसके बाद अपनी डायरी बनाओ और उसमें खुद से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें लिखो। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपनी डायरी बनाइए, यानी आप अपनी डायरी लिखने की हैबिट बनाइए और अपनी कक्षा में प्रस्तुत कीजिए, और जो भी आपसे जुड़ी हुई बातें हैं वो उसमें आप लिखिए, और आप चाहते हैं तो क्लास में भी आप शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप लिखेंगे तो आप ऐसे डायरी बनाइएगा, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मुझे बहुत प्यार सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी आगे रहता हूँ। मैं अपने से बड़ों का आदर कर व छोटों से प्यार करता हूँ। सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना मेरी आदत है। मैं रोज सुबह ईश्वर की वंदना और गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। तो आप इसमें और क्या करते हैं वो भी आप जोड़ सकते हैं, ये सिर्फ मैंने आपको बताया है कि डायरी जब हम लिखते हैं तो हम ऐसे शुरुआत करते हैं। तो चलिए इसी में एक प्रश्न और है, प्रश्न ग। देखिए, डायरी में तुम अपने स्कूल के बारे में क्या लिखना चाहोगे? तो हर बच्चा अपने स्कूल में पढ़ता है, हर बच्चे का अपने स्कूल के बारे में कुछ ना कुछ मतलब अच्छा वो होता है कि हाँ मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ, मुझे ये चीजें पसंद है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको स्वयं करना है, क्योंकि हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं हम अपने स्कूल के बारे में लिखेंगे, तो आपको अपने स्कूल के बारे में लिखना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। तुम भी कल्पना करो, यानी कल्पना यानी सोचना, थिंक। दोस्तों के साथ बात करके अंदाजा लगाओ कि 50 साल बाद इसमें क्या क्या बदल जाएगा, फिल्मों में, गांव में, गांव के हालत में, तुम्हारी परिचित किसी नदी में, स्कूल में। यानी अभी से 50 साल के बाद, यानी आफ्टर 50 years, इन सब चीजों में क्या क्या बदलाव, क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे, फिल्म जो मूवीज है उनमें क्या चेंज आएगा, गांव की हालत में क्या क्या चेंज आ सकता है, और तुम्हारी परिचित किसी नदी, यानी जिस नदी को आपने बचपन से देखा हो, आपके अगर कहीं पास में, घर के पास में या किसी आपके स्टेट में है, तो फिर कुछ सालों के बाद उसमें क्या बदलाव आ गया 50 साल के बाद। तुम्हारे स्कूल में, क्योंकि जब आप स्कूल में आप अभी पढ़ रहे हो, 50 साल के बाद अगर अपने स्कूल को देखोगे तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा। तो चलिए, फिल्मों में आधुनिकता अधिक प्रयोग की जाने लगेगी व यह कम समय की हो जाएगी। तो हो सकता है जो अभी जो मूवी का टाइम है 2 घंटे 3 घंटे, हो सकता है उसका टाइम शॉर्ट कर दिया जाए और ज्यादा एडवांस हो जाए।
नेक्स्ट है गांव की हालत। तो गांव की हालत में काफी सुधार आएंगे बच्चों, क्योंकि गांव में सभी सुविधाएं उपलब्ध होने लगेगी। इवन आज के समय में भी गांव गांव नहीं है, कुछ कुछ गांव और शहर में कोई अंतर नहीं रहा है। ठीक है, तो 50 साल बाद तो अभी आप सोचिए क्या क्या परिवर्तन और हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी परिचित नदी। जो नदी है उसका जल स्तर कम हो जाएगा और इसका पानी भी दूषित हो जाएगा। ये एक बहुत ही सोचने वाला बात है और सचमुच ऐसा ही हो रहा है। और 50 साल बाद तो पता नहीं क्या होने वाला है। स्कूल काफी विकसित हो जाएंगे और कॉपी पर काम कम हो जाएगा, यानी स्कूल इतने एडवांस हो जाएंगे जैसे इस कहानी में दिखाया गया ना, पर्दे के ऊपर चलते हुए शब्द, उसी तरीके से। तो चलिए अब देखते हैं आगे। था, है, होगा। था यानी वॉज, है यानी इज अभी, और होगा मतलब फ्यूचर में। असीमोव की कहानी 2155 यानी भविष्य में आने वाले समय के बारे में है। फिर भी कहानी में थे का इस्तेमाल हुआ है, जो बीते समय के बारे में बताता है। ऐसा क्यों है? यानी जो इनकी जो कहानी है असीमोव की, ये 2155 की है, ठीक है, लेकिन इन्होंने आने वाले समय के बारे में भी कहानी में थे का इस्तेमाल किया हुआ है। क्यों, पता है आपको क्यों? तो चलिए देखते हैं। कहानी में थे शब्द का इस्तेमाल भूतकाल की घटनाओं को बताने के लिए किया गया है, क्योंकि ये कहानी भविष्य के आधार पर लिखी गई है। यानी जो कहानी में जो शब्द जो हो चुका है उसके बारे में थे लिखा गया है, ठीक है। और जो स्टोरी है वो फ्यूचर की है, यानी भविष्य की, इसीलिए इसमें इस आधार पर लिखी गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। जब मुझे बहुत डर लगा था, मैं जब छोटा था, इस शीर्षक से जुड़े किसी अनुभव का वर्णन करो। यानी आप अपने भूतकाल में हुए ऐसे कोई भी, जब मैं छोटा था या जब मुझे बहुत डर लगा था, तो इसको आप कंटिन्यू करते हुए कोई आपको एक छोटी सी अपनी स्टोरी या अपनी कहानी यहाँ पर लिखनी है। जब मैं छोटा था तो मैं कमरे में अकेला नहीं रहता था, क्योंकि एक बार मुझे कमरे में अकेला जब मैं कमरे में अकेला था तब तो अजीब सी आवाज सुनाई दी, जिसने मुझे बहुत डर लगा। तभी से मैं अंधेरे कमरे में अकेले नहीं रहता हूँ। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हम छोटे छोटे चीजों से ही डर जाते हैं बच्चों। तो आप सोचिएगा आपके साथ अगर कुछ ऐसा हुआ तो आप लिख सकते हैं अपनी घटना, ठीक है। उसके बाद देखिए, तुम्हें मैं शीर्षक में एक अनुच्छेद लिखना है। मैं अपने स्वभाव, अच्छाइयों, कमियों, पसंद नापसंद के बारे में सोचो और लिखो। या किसी मैच का आंखों देखा हाल ऐसे लिखो मानो वह अभी तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है। तो यहाँ पर आपको तुम्हें या मैं से जो है कोई एक छोटा सा अनुच्छेद लिखना है, ठीक है। मतलब मैं और तुम्हें शब्द यूज करके। मैं सीधा साधा लड़का हूँ, वह अपने से बड़ों की सभी बातें मानता हूँ, साथ ही उनका आदर सम्मान करता हूँ। मुझे बाजार का खाना पीना बहुत पसंद है, साथ ही मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे घर में अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। तो मैं से मैंने यहाँ पर देखिए लिख दिया है यहाँ पे, तो आप भी लिख सकते हैं। और कहा गया है यहाँ पे कि किसी मैच का आंखों देखा हाल, जैसे हम अगर कई बार मैच देखने जाते हैं तो कमेंट्री होती है, तो उस कमेंट्री के अकॉर्डिंग ही जैसे ये हमें हम आंख से जो देख रहे हैं वही हमें लिखना है। तो मैच का आंखों देखा हाल देखिए। दर्शकों की मैदान में भीड़ है, बल्लेबाज गेंद खेलने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। तो यहाँ पर जो मैंने गेंदबाज या बल्लेबाज, मैंने क्रिकेट का के बारे में लिखा, आप किसी और गेम के बारे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इधर गेंदबाज गेंद लेकर भागने लगा। गेंदबाज ने जैसे ही गेंद फेंकी, बल्लेबाज के एक जोरदार
हिट लगाया, गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही थी और ये 4 रन, इसके साथ ही बल्लेबाजी करने वाली टीम ने मैच जीत लिया। सभी खिलाड़ी दौड़ते दौड़ते आए और अपने बल्लेबाज की पीठ थपथपाने लगे। ठीक है, तो ये मेरा आंखों देखा हाल है मैच है बच्चों, आप अपना लिखिएगा। उसके बाद इसी में क्वेश्चन नंबर ग है, अगली छुट्टियों में तुम्हें नानी के पास जाना है, वहां तुम क्या क्या करोगे, कैसे वक्त बिताओगे, इस पर एक अनुच्छेद लिखो। यानी आपको अगर अगले जो समर छुट्टियां आए, इनमें आपको नानी के यहाँ जाना है, तो आप वहां जाकर कैसे अपना टाइम पास करेंगे। तो मैं अपनी नानी के घर जाऊंगा, वहां मैं अपने पुराने दोस्तों से मिलूंगा, मैं अपने नाना नानी के साथ बहुत सारी बातें करूंगा, मिठाइयों और दूसरी खाने पीने की चीजों का भरपूर आनंद लूंगा। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ये लिखा है अनुच्छेद, तो आप अपना अनुच्छेद इसको और बड़ा करके लिख सकते हैं, क्योंकि आप क्या क्या करेंगे वो आपको पता होगा वहां पे जाके, क्योंकि सब लोग जब नाना नानी के यहाँ जाते हैं तो हम सब कुछ ज्यादा ही करते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए, तुमने जो 3 अनुच्छेद लिखे उनमें से पहले का संबंध उनसे है और जो बीत चुका है, और दूसरे में अभी की बात है, और तीसरे में बाद में घटने वाली घटना का वर्णन है। इन अनुच्छेद में इस्तेमाल किए गए क्रियाओं को ध्यान से देखो, यह बीते हुए समय के और बाद के समय के बारे में बताती है। यानी जो हमने यहाँ पे 3 अनुच्छेद लिखे, उसमें से देखिए यहाँ पर प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल बता रहा है, यहाँ पर क्या बता रहा है, भविष्य काल बता रहा है, और इससे पहले जो हमने लिखा था इसमें भूतकाल बता रहा है। देखिए था, यही इसीलिए यहाँ पर दे रखे हैं कि देखिए यहाँ पे 3 क ख ग, ये जो है भूतकाल, ये वर्तमान काल और ये भविष्य काल के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये था आज का अभ्यास कार्य पाठ्य पुस्तक का। तो आशा करती हूँ आप सभी को जो हमने पढ़ा वो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए।